हमेशा की तरह पूरे उत्साह के साथ सिंप्लीफाइड समरी के इस नए गहन अध्ययन में सभी सुनने वालों का स्वागत है। बिल्कुल, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहरी चर्चा करने वाले हैं जो हम सबके जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एकदम सही कहा। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की बहुत ही मशहूर किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ पर आधारित है। और हमारा मिशन आज बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, मिशन ये है कि हम जापान के ओकिनावा के लोगों की लंबी, स्वस्थ और खुशहाल उम्र के रहस्यों को डिकोड करें। और सबसे खास बात, हम इस किताब के हर एक अध्याय, हर एक हिस्से की गहराई में जाएंगे। हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, किसी भी हिस्से को छोड़ना मतलब उस पूरे ज्ञान को अधूरा छोड़ना होगा। इस गहरी चर्चा का उद्देश्य केवल किताबी बातें दोहराना नहीं है, बल्कि उन व्यवहारिक सूत्रों का विश्लेषण करना है जिन्हें ओकिनावा के लोगों ने अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारा है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम ओकिनावा के ओगीमी नाम के एक छोटे से गांव की जीवन शैली को देखते हैं ना, तो दिमाग चकरा जाता है। सही बात है, वो किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? मतलब वहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग न सिर्फ जीवित हैं, बल्कि वे बेहद सक्रिय भी हैं। वे अपना काम खुद करते हैं, अपनी सब्जियां उगाते हैं, और सबसे हैरानी की बात, जापानी भाषा में रिटायरमेंट यानी काम से पूरी तरह छुट्टी ले लेने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये सच में हैरान करने वाला है। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या वे लोग कभी काम करना बंद नहीं करते, या फिर काम को लेकर उनकी परिभाषा ही हमसे बिल्कुल अलग है। अब अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो उनका काम करना किसी मजबूरी या दबाव का परिणाम नहीं है, ये उनके इकिगाई से जुड़ा है। इकिगाई? हाँ, इकिगाई जापानी संस्कृति का एक बहुत ही गहरा शब्द है। इसमें इकी का मतलब है जीवन और गाई का मतलब है मूल्य या सार्थकता, यानी जीवन का मूल्य। बिल्कुल, आसान शब्दों में कहें तो ये सुबह खुशी खुशी बिस्तर से उठने का कारण है। हर इंसान का अपना एक इकिगाई होता है, और शायद उसे खोजना ही जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है। एकदम सही। शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में 5 ब्लू जोन्स की पहचान की है। ब्लू जोन्स? हाँ, ये वो जगहें हैं जहां लोग दुनिया में सबसे ज्यादा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इनमें जापान का ओकिनावा, इटली का सार्डिनिया, कैलिफोर्निया का लोमा लिंडा, कोस्टा रिका का निकोया और ग्रीस का इकारिया शामिल हैं। इन सभी जगहों में एक बात जो सबसे ज्यादा समान है, वो है समुदाय के साथ एक गहरा जुड़ाव और जीवन का एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य। ये बहुत ही शानदार है। और जब हम इन लंबी उम्र वाले लोगों के जीवन के नियमों को देखते हैं, तो एक ऐसा नियम सामने आता है जो आज के हमारे फास्ट फूड वाले और ओवर ईटिंग वाले समाज के बिल्कुल विपरीत है। आप हारा हाचिबू की बात कर रही हैं? हाँ, हारा हाचिबू, ये 80% का नियम है। इसका सीधा सा मतलब है कि पेट पूरा भरने से पहले ही खाना रोक देना चाहिए, जो कि आज की दुनिया में बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। आज जहां हम प्लेट में रखा हर एक दाना खत्म करने या जरूरत से ज्यादा खाने के आदी हो चुके हैं, वहां ओकिनावा के लोग सिर्फ तब तक खाते हैं जब तक उनका पेट 80% न भर जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि विज्ञान भी ये मानता है कि पाचन तंत्र को थोड़ा खाली छोड़ने से शरीर की ऊर्जा बचती है। और शायद कोशिकाओं का जो ऑक्सीडेशन होता है, हाँ, कोशिकाओं के ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जो सीधे तौर पर उम्र को लंबा करती है। इसके अलावा एक और जापानी कॉन्सेप्ट है जिसे मोई कहा जाता है। मोई? हाँ, ये दोस्तों और पड़ोसियों का एक ऐसा समूह होता है जो जीवन भर एक दूसरे का भावनात्मक और आर्थिक रूप से साथ निभाते हैं। ये युआईमारू यानी टीम वर्क और सहयोग की भावना पर टिका है। मतलब एक तरह का सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। मोई के सदस्य हर महीने कुछ पैसे जमा करते हैं, और जब भी समूह के किसी सदस्य को जरूरत होती है तो वो पैसा उसके काम आता है। ये सुनने में बहुत ही आदर्श और सुंदर व्यवस्था लगती है, लेकिन आज के समय में जब बड़े शहरों में लोग अपने पड़ोसियों का नाम तक नहीं जानते, सही कहा, और हर कोई अकेलेपन का शिकार है, तो ये मोई का कॉन्सेप्ट अपनाना एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है। ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है, लेकिन मोई का असली महत्व सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये वो सुरक्षा का भाव है जो इंसान को मानसिक शांति देता है। हाँ, जब किसी को ये पता होता है कि उसके बुरे वक्त में उसका समुदाय उसके साथ खड़ा है, तो जीवन से बहुत सारा डर और तनाव अपने आप खत्म हो जाता है। और यही तनाव कम होना लंबी उम्र का एक सबसे बड़ा रहस्य है। और तनाव और एंटी एजिंग की इसी बात पर एक बहुत ही दिमाग घुमा देने वाला विचार सामने आता है किताब के अगले हिस्से में।
एस्केप वेलोसिटी ऑफ एजिंग। अरे हाँ, वो खरगोश वाला उदाहरण। बिल्कुल। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए मौत एक फिनिश लाइन है या एक बोर्ड है और हम सब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक खरगोश उस बोर्ड को उठाकर आगे की तरफ भागने लगे। अगर विज्ञान और चिकित्सा हमारी उम्र में हर साल 1 साल से ज्यादा की वृद्धि कर दें, तो वो खरगोश उसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। इसका मतलब है कि हम उस खरगोश को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। एकदम सही। वैज्ञानिक रे कुर्जवील जैसे लोग ये मानते हैं कि तकनीक के जरिए हम जल्द ही उस गति तक पहुंच जाएंगे जहां इंसान तकनीकी रूप से अमर हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है। क्या सिर्फ तकनीक के सहारे शरीर को जिंदा रखना ही काफी है? बिल्कुल नहीं, चाहिए। हाँ, दिमाग को हमेशा नई चीजें सीखने की जरूरत होती है। जब हम एक ही रूटीन में फंस जाते हैं तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर काम करने लगता है। और नई चुनौतियां न मिलने पर दिमाग की कोशिकाएं तेजी से बूढ़ी होने लगती हैं। और इसमें सबसे बड़ा विलन है क्रॉनिक तनाव। बिल्कुल। तनाव के बारे में स्रोत सामग्री में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। अक्सर हम सुनते हैं कि तनाव हमारी कोशिकाओं को कैसे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसे थोड़ा आसान भाषा में समझना हो तो टेलोमेयर्स का उदाहरण बहुत सटीक है। वो जूतों के फीते वाला उदाहरण? हाँ, टेलोमेयर्स को हम जूतों के फीते के सिरों पर लगी उन छोटी प्लास्टिक की कैप्स की तरह समझ सकते हैं जो धागे को खुलने से बचाती हैं। बहुत ही बढ़िया तुलना है। हमारे डीएनए के सिरों पर यही टेलोमेयर्स होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो ये प्लास्टिक की कैप्स घिसने लगती हैं और हमारा डीएनए सुरक्षित नहीं रह पाता, जिससे इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास है। वो क्या? डॉक्टर हॉवर्ड फ्रीडमैन के 20 साल के लंबे अध्ययन के अनुसार हर तरह का तनाव बुरा नहीं होता। अच्छा। उन्होंने पाया कि जो लोग थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं, लो स्ट्रेस, वे वास्तव में उन लोगों से ज्यादा जीते हैं जो बिल्कुल भी तनाव नहीं लेते और दिन भर सोफे पे पड़े रहते हैं। यानी थोड़ा तनाव जरूरी है। हाँ, थोड़ा सा तनाव इंसान को चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय रखता है और उसे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब हमें एक ऐसा मकसद चाहिए जो हमें थोड़ा सा चुनौती दे। और इसी मानसिक मजबूती और मकसद को समझने के लिए विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का जिक्र आता है। लोगोथेरेपी का कॉन्सेप्ट बहुत ही शक्तिशाली है ना? विक्टर फ्रैंकल ने ऑशविट्ज जैसे बेहद खतरनाक और अमानवीय कंसंट्रेशन कैंप में रहने के बावजूद ये देखा कि वहां वही लोग जिंदा बच पाए जिनके पास भविष्य में जीने का कोई मकसद था, कोई पर्पस था। हाँ, चाहे वो कोई अधूरा काम हो जो उन्हें पूरा करना था या कोई ऐसा इंसान हो जिससे उन्हें दोबारा मिलना था। लोगोथेरेपी इसी पर आधारित है कि जीवन में अपना मकसद कैसे खोजा जाए। लोगोथेरेपी हमें भविष्य की ओर देखना सिखाती है, लेकिन इसके साथ ही जापान की मोरिता थेरेपी भी है जो हमें वर्तमान में रहना सिखाती है। मोरिता थेरेपी? हाँ, शोमा मोरिता द्वारा बनाई गई इस थेरेपी का सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट और थोड़ा हटकर है। पश्चिम के देशों में अक्सर सिखाया जाता है कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को बदलो, पॉजिटिव सोचो। बिल्कुल, लेकिन मोरिता थेरेपी कहती है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो फिर क्या करें? भावनाओं को बस वैसे ही छोड़ दें? हाँ, क्योंकि भावनाएं मौसम की तरह होती हैं। जैसे हम बारिश या तूफान को रोक नहीं सकते, बस उसे स्वीकार कर सकते हैं, वैसे ही उदासी या गुस्से को भी बस महसूस करना चाहिए। ये तो बहुत ही सुकून देने वाला विचार है। मोरिता थेरेपी सिखाती है कि हमारी भावनाएं चाहे जो भी हों, उन्हें आने दें, लेकिन अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाएं कि इस वक्त क्या काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसी काम पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये काम पर ध्यान केंद्रित करने वाली बात हमें एक और बहुत ही दिलचस्प दिशा में ले जाती है, जो कि किताब का 4था अध्याय है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें बहुत पसंद है, तो कई बार हम उसमें इतना डूब जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता। भूख प्यास सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में फ्लो या प्रवाह कहा गया है। मनोवैज्ञानिक मिहाली चिकसेंट-मिहाली ने इस फ्लो के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। फ्लो की अवस्था में जाने के लिए काम का संतुलन समझना बहुत आकर्षक है। कोई भी काम ना तो बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत आसान हुआ तो हम बोर हो जाएंगे। एकदम सही, और ना ही वो इतना मुश्किल होना चाहिए कि हम तनाव और चिंता से भर जाएं। काम ऐसा होना चाहिए जो हमारी क्षमताओं को थोड़ी सी चुनौती दे। जापान के ताकुमी यानी कारीगर इस फ्लो के सबसे बड़े और साक्षात उदाहरण हैं। वे अपने काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे और उनका काम एक ही बन जाते हैं। ताकुमी कारीगरों की बात आती है तो एक बहुत ही शानदार किस्सा ध्यान में आता है। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स
जो खुद अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते थे, उन्हें जापान बहुत पसंद था। हाँ, उनका जापान से खास लगाव था। एक बार वे क्योटो गए और वहां उन्होंने यूकियो शकुनागा नाम के एक जापानी कारीगर का काम देखा। जॉब्स उस कारीगर के पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी के काम के ऐसे दीवाने हुए कि वे उसके प्रदर्शन में एक ही हफ्ते में 3 बार गए। कमाल है। शकुनागा एक सच्चे ताकुमी थे जो पहाड़ों से खुद मिट्टी लाते थे और पूरी तन्मयता से अपने बर्तनों को आकार देते थे। ऐसे ही ज़ीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी नाम की डॉक्यूमेंट्री का भी उदाहरण है। इसमें एक 80 साल का सुशी शेफ और उसका बेटा आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन सुशी बनाने के फ्लो में रहते हैं। उनका काम ही उनका इकिगाई है। और सिर्फ कारीगर या शेफ ही नहीं, एनिमेशन की दुनिया में भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। स्टूडियो घिबली के हायाओ मियाजाकी पर ही देख लीजिए। उनका काम तो अद्भुत है। बिल्कुल। उन्होंने जब रिटायरमेंट की घोषणा की तो उसके अगले ही दिन वे वापस स्टूडियो आ गए और फिर से ड्राइंग शुरू कर दी, क्योंकि चित्र बनाना ही उनका इकिगाई था। वे उसके बिना रह ही नहीं सकते थे। और अगर किसी को लगे कि फ्लो में जाने के लिए कोई बहुत महान काम ही करना होगा, तो नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फेनमैन का उदाहरण बहुत काम आता है। उन्होंने क्या किया था? वे जब भी अपने मुख्य भौतिक विज्ञान के काम से थक जाते थे तो थकान मिटाने के लिए ऑफिस की दीवारें पेंट करने लगते थे। दीवारें पेंट करते थे? हाँ, या छोटे मोटे सर्किट सुधारने लगते थे। मनोविज्ञान में इसे माइक्रोफ्लो कहते हैं, जहां रोजमर्रा के छोटे छोटे और साधारण कामों में भी लय और शांति खोजी जा सकती है। यही बात ओकिनावा के उन लोगों पर भी लागू होती है जो लंबी उम्र के मास्टर है, जिन्हें सुपर सेंटिनेरियंस कहा जाता है। यानी वो लोग जो 110 साल से ज्यादा जिए हैं। हाँ, इन लोगों के जीवन को देखने पर पता चलता है कि वे कोई जादुई चीज नहीं करते, बल्कि इन्हीं छोटी छोटी चीजों में फ्लो ढूंढते हैं। बिल्कुल। जापान की मिसाओ ओकावा 117 साल जिए और उनका सरल सा मंत्र था सुशी खाना और अच्छी नींद लेना। फ्रांस की जीन कालमेंट 122 साल जिए। 122 साल? हाँ, और उनका रहस्य था भरपूर हास्य और हर चीज में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल। और अमेरिका के वॉल्टर ब्रूनिंग जो 114 साल जिए, उनका मानना था कि शरीर और दिमाग दोनों को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए। जब हम ओकिमी गांव के इन बुजुर्गों के साक्षात्कारों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो हमें मुख्य रूप से 5 बड़े सबक मिलते हैं जो हम सबके काम आ सकते हैं। वो 5 सबक क्या हैं? पहला, चिंता न करें, दिल खोलकर मुस्कुराएं। दूसरा, अच्छी आदतें अपनाएं, जैसे रोज सुबह उठकर थोड़ा टहलना या अपने बगीचे में काम करना। तीसरा, हर दिन अपनी दोस्ती को निभाएं, पड़ोसियों से बातें करें। चौथा, बिना जल्दबाजी के आराम से जिएं। और 5वां, हमेशा आशावादी रहें, ये सोचें कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा। इन सब बातों के अलावा ओगिमी के लोगों में एक और बहुत खास बात देखने को मिलती है। वे अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान करते हैं और माबुई के जापानी कॉन्सेप्ट को गहराई से मानते हैं। माबुई, ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत दिलचस्प है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बहुत ही भावुक और अनोखा लगा। ओकिनावा के लोगों का मानना है कि माबुई हमारी आत्मा या हमारी जीवन शक्ति है। ये कभी कभी किसी भौतिक वस्तु जैसे किसी अंगूठी, किसी तस्वीर या किसी खिलौने के जरिए एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर होती है। यानी चीजों में भी जान होती है। बिल्कुल। जैसे अगर कोई दादी अपनी पोती को कोई पुरानी अंगूठी देती है तो उस अंगूठी के साथ सिर्फ एक धातु नहीं जाती, बल्कि दादी की कुछ माबोई यानी आत्मा का अंश भी पोती के पास चला जाता है। ये पीढ़ियों को जोड़ने का और यादों को सहेजने का कितना सुंदर तरीका है। वास्तव में ये बहुत ही गहरा विचार है। और ये जुड़ाव सिर्फ लोगों से नहीं है, बल्कि उस प्रकृति और भोजन से भी है जो वो रोज ग्रहण करते हैं। विज्ञान भी पूरी तरह से ये मानता है कि लंबी उम्र का सीधा संबंध हमारे खान पान से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे कोई बहुत ही दुर्लभ या महंगी चीजें खाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी डाइट में ऐसा क्या है? उनका सबसे बड़ा राज उनकी विविधता में है। ओकिनावा के लोग रोजाना औसतन 18 अलग-अलग तरह के फूड खाते हैं। 18 तरह के? हाँ, उनके खाने में रेनबो यानी सतरंगी सब्जियां होती हैं। लाल मिर्च, गाजर, पालक, बैंगन। वे छोटे छोटे बर्तनों में खाना खाते हैं ताकि जो हमने पहले हारा हाचीबू यानी 80% वाला नियम समझा था वो आसानी से लागू हो सके। क्योंकि छोटे बर्तन होने से इंसान स्वाभाविक रूप से कम खाता है। बिल्कुल सही। और उनके खाने में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वे शरीर की कोशिकाओं को अंदर से जवान रखते हैं। समपिंचा नाम की चमेली और ग्रीन टी का मिश्रण वहां बहुत मशहूर है। समपिंचा? हाँ, इसके अलावा शिकुआसा नाम का नींबू जैसा एक फल होता है
ये दोनों ओकिनावा डाइट के बहुत बड़े हिस्से हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिकुआसा में संतरे से भी कई गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। खान पान के साथ साथ व्यायाम का भी अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक टूटता है। अक्सर आधुनिक दुनिया में माना जाता है कि फिट रहने के लिए जिम में भारी वजन उठाना या घंटों ट्रेडमिल पर दौड़ना जरूरी है। जो कि बिल्कुल सच नहीं है। तो ओगिमी के बुजुर्ग क्या करते हैं? वे जिम बिल्कुल नहीं जाते। लंबी उम्र के लिए सौम्य व्यायाम यानी जेंटल मूवमेंट ज्यादा फायदेमंद है। ओकीमागी के लोग दिन भर थोड़ी थोड़ी हलचल करते रहते हैं। वे अपने बागानों में काम करते हैं, पैदल चलते हैं। हाँ, मैंने रेडियो ताइसो के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल। जापान में रेडियो ताइसो बहुत मशहूर है, जहां रेडियो पर बजने वाले निर्देशों के साथ लोग सुबह सुबह वार्म अप करते हैं। इसके अलावा ताइची और क्यूगोंग जैसे सौम्य व्यायाम भी शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। और व्यायाम की बात करते हुए चीन के महान चिकित्सक सुन सिम्याओ के 6 हीलिंग साउंड्स यानी 6 हीलिंग आवाजों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही प्राचीन तकनीक है। हाँ, इसमें सांस और आवाज का तालमेल बिठाकर शरीर के अंगों को स्वस्थ रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर शू की आवाज निकालते हुए सांस छोड़ने से लिवर शांत होता है। ह की आवाज दिल को आराम देती है और स की आवाज फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये सब इस बात का पक्का प्रमाण है कि शरीर, सांस और मन का एक लय में होना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और जब शरीर और मन संतुलित होते हैं तभी इंसान जीवन की मुश्किलों का सामना कर पाता है। जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन जापानी संस्कृति सिखाती है कि उनसे हार नहीं माननी है। यानी लचीलापन, रेजिलियंस। हाँ, यही लचीलेपन की बात आती है। लचीलेपन पर एक बहुत ही मशहूर और जोश से भर देने वाली जापानी कहावत है, नाना कोरोबी याओकी। इसका अर्थ बहुत ही प्रेरणादायक है ना? है ना? इसका मतलब है 7 बार गिरो 8 बार उठो। यानी जिंदगी आपको चाहे जितनी बार गिराए, आपको हर बार वापस खड़ा होना है। ये लचीलापन सिर्फ वापस खड़े होने की ताकत नहीं है, बल्कि दुनिया की वास्तविकता को स्वीकार करने की कला भी है। पश्चिमी दुनिया और आजकल हम सब भी जीवन में हर चीज परफेक्ट बनाने के पीछे भागते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। बिल्कुल। जापानी संस्कृति में वाबी साबी का एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। वाबी साबी सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अगर चाय का कोई प्याला टूट जाए और उसे सोने के तार से फिर से जोड़ दिया जाए तो वो प्याला अपनी दरारों के कारण पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। हमारी कमियों और दुनिया के अधूरेपन में भी एक सुंदरता है जिसे हमें देखना सीखना चाहिए। और इसके साथ ही इचिगो इचिए का सिद्धांत भी है। इचिगो इचिए का मतलब है कि यह पल जो अभी हम जी रहे हैं वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा। यानी हर पल खास है। हाँ, हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वो एकदम अद्वितीय है। इसलिए भविष्य की बेकार की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझने के बजाय हमें सिर्फ आज में और इसी पल में जीना चाहिए। और जब मुश्किलों से टकराने और भविष्य की अनिश्चितताओं की बात आती है तो नसीम निकोलस तालिब की एंटी फ्रेजिलिटी का सिद्धांत बहुत काम आता है। एंटी फ्रेजिलिटी। तालिब कहते हैं कि हमें ग्रीक पौराणिक कथाओं के हाइड्रा राक्षस की तरह बनना चाहिए। हाइड्रा की खासियत ये थी कि अगर उसका एक सिर काटा जाता था तो उसकी जगह 2 नए सिर उगाते थे। यानी हमें सिर्फ मजबूत नहीं बनना है जो झटके सह सके, बल्कि एंटी फ्रेजाइल बनना है जो झटके लगने पर और भी ज्यादा बेहतर और ताकतवर बन जाएं। इसे जीवन में उतारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम हर चीज का बैकअप रखें, चाहे वो कमाई का जरिया हो, एक से ज्यादा इनकम के स्रोत बनाना, या फिर हमारी दोस्ती, कई अच्छे दोस्तों का एक समूह रखना। सही बात है। ताकि अगर जीवन के एक हिस्से में कोई भारी नुकसान हो तो हम पूरी तरह से टूट न जाएं, बल्कि उस अनुभव से सीखकर और भी मजबूत होकर उभरें। बिल्कुल सही। तो अगर हम ओकिनावा के इस पूरे इकिगाई के सफर को 10 छोटे और व्यवहारिक नियमों में समेटना चाहें, जो किताब के अंत में दिए गए हैं, हाँ, तो वे कुछ इस तरह होंगे। पहला, हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर ना हो। दूसरा, आराम से जिएं, जल्दबाजी ना करें। तीसरा, पेट पूरा भरने से पहले ही खाना रोक दें। हारा हाचीबू। बिल्कुल। चौथा, अच्छे और सच्चे दोस्त बनाएं। पांचवा, अपने अगले जन्मदिन के लिए अपनी फिटनेस बनाए रखें। छठा, खूब मुस्कुराएं। सातवां, प्रकृति के साथ समय बिताएं। आठवां, हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद दें। नौवां, वर्तमान के पल में जिएं। और 10वां, सबसे अहम, अपने इकिगाई का पालन करें। अपने उस जुनून को खोजें जो आपके जीवन को दिशा देता है। इन सभी बातों को समेटते हुए
हम सब के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अपना इकिगाई खोजना कोई बहुत भारी, जटिल या तनावपूर्ण काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमें ये नहीं सोचना है कि इसके लिए हमें पहाड़ों पर जाकर संन्यास लेना पड़ेगा या कोई बहुत बड़ा आविष्कार करना पड़ेगा। हमारा इकिगाई हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों, हमारे शौक, हमारी पसंद और सबसे बढ़कर हमारी जिज्ञासा में ही छिपा है। हमें बस इस बात पर ध्यान देना है कि कौन सी छोटी छोटी चीजें हमें फ्लो में ले जाती हैं और कौन सी चीजें हमारा चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाती हैं। बिल्कुल। बहुत ही गहरी बात है। और इस पूरी चर्चा के अंत में हर किसी के लिए सोचने के लिए एक नया विचार छोड़कर जाते हैं। आज के समय में हर कोई अपने जीवन के एक बहुत बड़े और महान मकसद यानी किसी ग्रैंड पर्पस को खोजने के भारी दबाव में रहता है। हाँ, सबको लगता है कुछ बड़ा करना है। ऐसा लगता है कि दुनिया बदल देना ही इकिगाई है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आज, अभी, जिस छोटी सी चुनौती का कोई भी इंसान सामना कर रहा है या जो छोटी सी अच्छी आदत आज विकसित की जा रही हो, वही वास्तव में इकिगाई हो? ये सोचने वाली बात है। शायद असली इकिगाई किसी बहुत बड़ी मंजिल पे पहुंचने में नहीं है, बल्कि एंटी फ्रेजाइल बनकर हर दिन के छोटे छोटे संघर्षों में वो फ्लो ढूंढने में है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही विचारोत्तेजक पहलू है जो हर किसी को अपने भीतर झांकने और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नए चश्मे से देखने के लिए प्रेरित करेगा। ऊर्जा और ढेरों नई जानकारियों के साथ हम आज के इस बेहद खास और गहरे अध्ययन का समापन करते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा ने जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। हर किसी को अपनी जिंदगी का वो खास मकसद, अपना खुद का इकिगाई खोजने की राह पर चलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें और वर्तमान के इस खूबसूरत पल में पूरी तरह से जीना न भूलें।